गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टडी करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें स्टडी करने हैं। सबसे पहले है एम्पलीट्यूड, उसके बाद हम स्टडी करते हैं फ्रीक्वेंसी और लास्ट में हम स्टडी करेंगे वेवलेंथ। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड का मतलब होता है, जब आप एक डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो डायग्राम को देख के हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक वेव किस तरह से ट्रैवल कर रही है और ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है मीन पोजीशन को। जैसे हम एक पेंडुलम का एग्जांपल लेते हैं, हमने एक पेंडुलम लिया, ये पेंडुलम की मीन पोजीशन है। पेंडुलम क्या करता है? ऑसिलेट करता है, इस डायरेक्शन में जाएगा, वापस आएगा, फिर इधर जाएगा और वापस आएगा। इस मीन पोजीशन से पेंडुलम मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक गया है, कितने दूर तक गया है, उसे उसका क्या कहा जाता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और उसी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो ये जो डॉटेड लाइन से आपको दिखाया गया है, इस मीन पोजीशन से लेकर हाईएस्ट पॉइंट यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड कहेंगे। फिर हम स्टडी करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी के अगर हम हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहा जाता है बारंबारता। बारंबारता का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिपीटिशन। रिपीटिशन मतलब कि कोई भी चीज कितनी बार रिपीट हुई है उसे हम क्या कहते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जैसा कि हम मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? एक यूनिट टाइम में किसी भी वेव ने अपने आप को कितनी बार रिपीट किया है उसे उस वेव की क्या कहा जाता है? फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। जैसे हम इस डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पर क्या हुआ है? ये वेव यहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है, यहाँ से चलते हुए वेव यहाँ तक गई और उसके बाद वेव ने अपने आप को रिपीट किया एक बार और। इसका मतलब हम ये मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए से बी तक जाने में वेव को टोटल टाइम लगा है 1 सेकंड का। ठीक है, ए से बी तक जाने में वेव को टोटल टाइम लगा है 1 सेकंड का। इसका मतलब वेव की फ्रीक्वेंसी क्या हुई? मतलब वेव ने अपने आप को कितनी बार रिपीट किया? 2 टाइम्स रिपीट किया, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2 होगी। समझ में आई ये बात? अच्छा जी, ये तो 2 तो मैंने सिर्फ नंबर लिख दिया, लेकिन जब भी हम कोई टर्म पढ़ते हैं उसकी एक पर्टिकुलर एसआई यूनिट होगी। तो यहाँ पर एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी को किस यूनिट में मेजर किया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है HZ से। तो अगर मैंने यहाँ पर लिखा कि फ्रीक्वेंसी 2 है तो उसको क्या लिखा जाएगा? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज। अब हम बार बार फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो हमारे लिए बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए हर फिजिकल क्वांटिटी को ना एक पर्टिकुलर नोटेशन दे दी जाती है, एक सिंबल दे दिया जाता है जिससे उसे डिनोट किया जाता है। और फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है जनरली न्यू से। न्यू क्या है? ये NU, जो कि एक ग्रीक लेटर है, या हम इसको सिंपली कहते हैं अपनी लैंग्वेज में ये डांसिंग V है। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर? न्यू इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज। अगर कहीं पर ऐसा लिखा गया है न्यू इज इक्वल टू 2 हर्ट्ज, इसका मतलब क्या है कि इस वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 हर्ट्ज है। मतलब इस वेव ने अपने आप को 1 सेकंड में 2 बार रिपीट किया है। तो यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा फ्रीक्वेंसी के लिए? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बाय टाइम।
इसका मतलब एक यूनिट टाइम में कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट हुई है। समझ में आई ये बात। यहाँ से हम एक नई टर्म के बारे में और पढ़ते हैं, दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट इटसेल्फ। इसका क्या मतलब हुआ कि एक वेव ने अपने आप को कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया है, उसे उसका क्या कहा जाएगा? टाइम पीरियड कहा जाएगा। तो क्या रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड है तो इसकी यूनिट क्या होगी? सेकंड होगी। तो हम यहाँ से हमें एक बात और क्या पता चली? यहाँ से हमें ये पता चला कि फ्रीक्वेंसी में जो हमने यूनिट लिखी थी हर्ट्ज, उसका क्या मतलब हुआ फिर हर्ट्ज का? हमें यहाँ से क्या पता चला? फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट थी हर्ट्ज, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेकेंड। 1 हर्ट्ज का क्या मतलब है? 1 अपॉन 1 सेकेंड। समझ में आई ये बात। फिर हम यहाँ से स्टडी करते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के बारे में, दैट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ जैसा कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, वेवलेंथ का सिंपली मीनिंग क्या होगा? लेंथ ऑफ अ वेव। वेवलेंथ को हम सिंपली क्या कह सकते हैं? लेंथ ऑफ अ वेव। वेव की जो लेंथ होती है। लेकिन अगर हम इसको फिजिक्स के टर्म्स में और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहें तो हम वेवलेंथ को किस तरह से डिफाइन करेंगे? हम वेवलेंथ को डिफाइन करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ। अब यहाँ पर जो नई टर्म यूज हुई है क्रस्ट और ट्रफ, इनका क्या मीनिंग है? क्रस्ट का मतलब जैसे जब आप एक वेव को देखते हैं तो वेव में हम देखते हैं यहाँ पर क्या है? ये माउंटेन्स बन रहे हैं और ये क्या बन रही है? वैली। तो ये जो माउंटेन का पीक पॉइंट होता है, माउंटेन के इस पीक पॉइंट को क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। और ये जो वैली है, वैली का जो बॉटम पॉइंट होता है, इसे क्या कहा जाता है? ट्रफ कहा जाता है। तो दो कंजक्टिव वर्ड मैंने यहाँ यूज किया है। कंजक्टिव का मतलब लगातार। तो दो लगातार जो यहाँ पर क्रस्ट है, एक क्रस्ट ये हो गया, एक क्रस्ट ये हो गया, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे? वेवलेंथ कहेंगे। ऐसे ही एक तरफ ये है आपके पास और दूसरा तरफ ये है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसे भी हम क्या कहेंगे? वेवलेंथ कहेंगे। समझ में आई ये बात? तो वेवलेंथ जो है लेंथ है, लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में। तो वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी? वेवलेंथ की एसआई यूनिट होगी मीटर। एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर। दूसरी बात फिर वही कि वेवलेंथ बहुत लंबा वर्ड है, लेंथी वर्ड है, इसको स्मॉल करके इसके लिए क्या डिनोटेशन यूज की जाती है? इसको डिनोट किया जाता है लैम्डा से। लैम्डा भी एक ग्रीक लेटर है और इससे इसे डिनोट किया जाता है। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए साउंड के। कौन कौन से? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इनके बारे में आप अच्छे से रीड कर लेंगे। थैंक यू।